मेरा ताल्लुक एक आम मगर मोहब्बत और लगन से भरपूर खानदान से था। हमारे 7 बहन भाई थे और वालिदैन ने बहुत मेहनत, कुर्बानी और सब्र के साथ हमें परवान चढ़ाया। मेरे वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे। आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी मगर घर का माहौल हमेशा सुकून और मोहब्बत से भरा रहता था। मेरा नाम सादिया है। हमारा मोहल्ला भी हमारे खानदान को बहुत पसंद करता था और हम सबके दरमियान गहरा और खुशगवार ताल्लुक कायम था। इसी मोहल्ले में एक लड़का था जिसका नाम करीम था, जो बचपन से ही हमारे घर आता जाता था। उम्र में वो मुझसे छोटा था मगर हमारे घर के हर रकन की तरह उसकी भी अपनी खास जगह थी। इसके वालिदीन ने तालीम पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, इसलिए वो स्कूल में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका था। मैं अपनी जाहिरी शक्ल वो सूरत पर खासी तवज्जो देती थी। मेरे चेहरे की सफेद रोशनी और गोरा रंग मेरा फख्र थे। मेरी उम्र जब 18 बरस की हुई तो मेरी शादी एक ऐसे शख्स से तय हो गई जो बैरून मुल्क मुलाजमत करता था। मैंने उससे पहली बार शादी के दिन मुलाकात की। वो मेरे तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। रंगत घमी हुई, बाल बेतरतीब, बड़ी बड़ी मूंछें और ऐनक के पीछे छिपी आंखें। शादी के बाद जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ जाहिरी तौर पर ही सख्त नहीं बल्कि उसका मिजाज भी बहुत तल्ख था। छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा फूट पड़ता, गालियां देता और तलाक या घर से निकालने की धमकियां देता रहता था। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हमारे बच्चे पैदा होते रहे मगर उसकी रवैयत में कोई बेहतरी न आई। ऐसे में मैं अक्सर अपने बच्चों को लेकर अपने वालदीन के घर चली जाती, जहां करीम भी अक्सर आ जाता था। वो मुझे बहन का प्यारा लक़ब देता, हंसता खेलता और मेरे दुख दर्द बांटता। कभी कभार वो मेरे ससुराल भी आ जाता और छोटे मोटे काम जैसे सब्जी काटना या बाजार से चीजें लाना करता। मेरे शौहर उससे जलते थे मगर मैंने उसे अपना साथी और हमदर्द समझना शुरू कर दिया था। मेरी बच्चियां बड़ी हो रही थीं और इन्हें करीम का आना जाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं समझा देती कि वो मामों की तरह है। एक दिन करीम ने बताया कि उसके भाई के ससुर एक बहुत दीनदार शख्स हैं जो तावीज़, दम दरूद और इस्तिखारा भी करते हैं। इसने कहा कि अगर मैं चाहूं तो वो मेरे लिए भी पानी और तावीज़ ला सकता है ताकि मेरे शौहर का रवैया बेहतर हो जाए। मैं बहुत परेशान थी, सो मैंने हामी भर ली। उसने कहा कि मैं अपनी कैफियत खत में लिख दूं, वो जवाब खत ही में दें गे, क्योंकि वो किसी से मिलते नहीं। इस तरह मेरे और उन खालो अबा के दरमियान खत तो किताबत शुरू हो गई। वो मुझे बेटी कहकर खत लिखते और मैं उन पर आहिस्ता आहिस्ता एतबार करने लगी। करीम ने बताया कि वो बहुत गरीब हैं, तो मैं कभी कभार पैसे भी भिजवा देती। कभी वो कर्ज मांग लेते और वादा करते कि वापस कर देंगे। फिर एक दिन करीम ने मुझे बताया कि खालो अबा के मुताबिक मेरी किस्मत में दूसरी शादी है और मेरा दूसरा शौहर बहुत मोहब्बत करने वाला होगा, बच्चों को भी संभालेगा। मैं पहले ही अपने शौहर से दिलबर्दाश्ता थी, इसलिए उस बात ने मुझे ज्यादा अजीब महसूस नहीं हुआ। फिर जब खालो अबा ने भी यही कहा तो मेरा यकीन और पख्ता हो गया कि अल्लाह ताली ने मेरे सब्र का बेहतरीन सलाह देने का फैसला कर लिया है। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन मैं बच्चों के साथ कहीं जा रही थी कि अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैं बहुत परेशान हो गई कि अब क्या करूं। इसी दौरान एक नेक दिल शख्स ने आकर मेरी मदद की। उसने कहा, आप परेशान ना हूं, आप बच्चों के साथ अकेली हैं, मैं आपको घर छोड़ देता हूं और आपकी गाड़ी एक वाकिफ कार मकीनक को दिखाकर कल वापस ले आऊंगा। सड़क पर खड़े होने की वजह से मुझे मजीद खौफ महसूस हो रहा था, इसलिए मैं मान गई। उसका नाम वाहिद था। उसने मुझे बड़े एहतिराम के साथ घर पहुंचाया और वापस चला गया। मैं उसकी बेहद शुक्रगुजार थी। अगले दिन वो मेरी गाड़ी भी बनऊ कर ले आया। मैंने शुक्रिया के तौर पर उसे चाय की दावत दी। कुछ झिझकते हुए वो मान गया। मेरे बच्चे भी मेरे साथ बैठे रहे। फिर ऐसा होने लगा कि वो वक्तन फौक्तन आने लगा। मैं उसकी फितरत से खासी मुतासिर हुई। वो बहुत नर्म मिजाज और सुलझा हुआ इंसान था। करीम भी उससे मिला और उसने भी उसकी बहुत तारीफ की। चंद दिनों बाद करीम ने मुझे बताया कि खालो अबा ने कहा है कि वाहिद ही वो शख्स है जिससे मेरी शादी होगी, इसलिए मैं
ज़िहनी तौर पर तैयार रहूं, मगर वाहिद की किसी भी बात से ऐसा कभी महसूस न हुआ कि उसके ज़िहन में उस तरह का कोई ख्याल आया हो। वो आता भी तो बच्चों के साथ ज्यादा बातें करता और मुझसे भी बस आम गुफ्तगू होती। कभी बच्चों को बाहर ले जाता और कहता, उनके अबू बाहर हैं तो शायद बच्चे महसूस करते हूं। मैं काफी खुश और मुतमईन रहने लगी। करीम अक्सर मजाकन कहता, बाजी, अब तो आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं, हमें मत भूल जाइएगा। उसी के कहने पर मैंने दब्बे दब्बे अल्फाज में वाहिद से उस बात का इजहार कर दिया कि अगर वो मेरा साथ देना चाहे तो मैं राजी हूं। इस वक्त तक मेरी बड़ी बेटी मैट्रिक में आ चुकी थी। मेरे बच्चों को इस बात का कोई अंदाजा न था। जब वाहिद को यह पता चला कि मैं क्या सोच रही हूं तो वो घबरा गया, क्योंकि उसने कभी ऐसी कोई बात सोची ही नहीं थी। उसे तो बस हमारे बच्चों के साथ हंसी खुशी वक्त गुजारना और हमारा माहौल अच्छा लगता था। उसका अपना कंस्ट्रक्शन का कारोबार था। वाहिद को यह सब कुछ गलत लगा और उसने एक दिन मुझे बताए बगैर मेरी बड़ी बेटी को फोन करके सब बातें बता दी। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी उम्मी ऐसा चाहती हैं, लेकिन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। मेरी बेटी तो ये सुनकर सदमे में आ गई, मगर वो बहुत समझदार थी। इसने बात संभाल ली और कहा, अंकल, आपने मुझे बताकर अच्छा किया। आप अच्छे इंसान हैं। मैं चाहती हूं कि आप यहां आना छोड़ दें और दोबारा कभी अम्मी से बात न करें। मेरी बेटी दुखी थी। उसने अकेले में आकर मुझे सारी बात बताई। मैं दिल ही दिल में बहुत पशेमान हुई कि मैंने आखिर ऐसी बात क्यों कही। हैरत भी थी कि खालो अबा तो वाहिद ही को मेरे लिए मौजू समझ रहे थे। जब मैंने ये बात करीम को बताई तो वो भी हैरान रह गया। उसने कहा, ठीक है, मैं खालो अबा से पूछूंगा। वाहिद ने मेरी बेटी की बात मानी और फिर अचानक हमारी जिंदगी से गायब हो गया। तब मुझे अंदाजा हुआ कि वो वाकई एक अच्छा इंसान था। उसने कभी मेरे साथ बदनीति का मजाहिरा नहीं किया, न ही मेरे जज्बात का नाजायज फायदा उठाया। जिंदगी फिर से मामूल पर आ गई। एक दिन करीम ने कहा, बाजी, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं, मगर खालो अबा ने कहा है तो कहना पड़ेगा। मैंने चौंक कर कहा, खालो अबा, क्या कहा है उन्होंने? करीम कुछ झुझकते हुए बोला, खालो अबा कहते हैं कि आपके सारे दिखों का मदावा मैं कर सकता हूं। आपकी बेटी बहुत दुखी है, आप मुझसे शादी कर लें। मैं हका बका रह गई। करीम मुझसे उम्र में खासा छोटा था और मैं तो हमेशा उसे एक भतीजे या बेटे जैसा समझती रही। मैं गुस्से से चलाई, क्या पागल हो गए हो, और खूब डांट पलाई। लेकिन करीम ने अपना अंदाज ही बदल लिया। अब वो मुझे बाजी कहना छोड़ चुका था। वो कहने लगा, मैं अब आपको नाम से बुलाऊंगा। खालो अबा ने कहा है तो मेरी शादी आपसे ही होनी है। मुझे उसका रवैया मुकम्मल तौर पर गैर मुतवाज़न और खतरनाक लगा। मैं उसे बचपन से जानती थी और वो मेरी बहुत मदद भी करता रहा था। इसीलिए लिहाज में उसे घर आने से नहीं रोक पाई। मेरे बच्चे उसकी गैर जरूरी बातों और खुशामद से उकताने लगे थे। उन्होंने बार बार मुझे रोका, लेकिन मैं जैसे मजबूर हो चुकी थी। न उसे घर से निकाल सकती थी, न खुद समझ पाती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी बहनें और खानदान वाले भी उसके बार बार आने पर नाराज हो जाते। कहते, कौन सा सगा भाई है जो उसे आने देती हो? मुझे लगता था जैसे करीम ने मेरे दिमाग पर कोई जादू कर दिया है। मैं कुछ समझने सोचने के काबिल ही नहीं रही थी। वो अक्सर मुझे चाय बनाकर देता और कहता, ये पुड़िया खालो अबा ने दी है, सांस के पुराने मर्ज के लिए फायदा करेगी। मेरे बच्चे नाराज होते कि ये क्या है, मगर मैं चुपचाप पी लेती थी, ये सोचकर कि शायद फायदा हो जाए। इसी दौरान करीम बार बार कहता, आप तैयार हो जाएं, बस हमारी शादी होने वाली है। खालो अबा ने कहा है कि वक्त करीब आ गया है। मैंने कहा, मगर खालो अबा ने खत में तो कुछ भी नहीं लिखा। फिर एक दिन मेरे बच्चे और घर वाले शदीद नाराज हो गए। सब करीम के खिलाफ हो गए। मैं खुद भी नमाज पढ़ने के लिए बैठी, कुरान पाक हाथ में लिया और खूब रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे हक और बातिल की पहचान अता फरमा। जो सही है वो मेरे दिल में डाल दे और जो गलत है उससे मुझे बचा ले। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
शायद मेरी दुआओं का असर था। अचानक कुछ वक्त बाद करीम आया और कहा, चलो आज मैं आपको खालो अब्बा से मिलवाता हूं। मैं फौरन उठ गई और साथ चल पड़ी। वहां पहुंचकर देखा कि खालो अब्बा एक आम से कमजोर इंसान लग रहे थे। वो मुझसे सीरसरी तौर पर मिले, जैसे मुझे जानते ही न हूं। उनके रवैये ने मुझे चौंका दिया। मैंने करीम को कुछ लाने के बहाने बाहर भेज दिया। इस दौरान करीम की कुछ बदकिस्मती हुई और अल्लाह ने मुझे बचाना था। वो चला गया। मैंने खालू अब्बा से पूछा कि क्या आप ही खत लिखते थे? वो खुद भी हैरान रह गए। मैंने सारे पैसों का जिक्र किया और करीम से शादी की बात पूछी। खालू अब्बा का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, बल्कि तुमसे मिलकर तो मैं हैरान हूं कि तुम तो अच्छे घराने की लगती हो। तुम करीम से शादी क्यों करोगी? करीम ने अल्टा मुझसे कहा था कि मैं तुमसे मिल लूं कि तुम इस निकमा से शादी करना चाहती हो। मैं भी हैरान था। खालू अब्बा को मैंने सब कुछ शुरू से लेकर अब तक जल्दी जल्दी बता दिया। इन बेचारे की आंखें भी हैरत से फट गईं कि करीम ने क्या खेल रचाया था। वो सारे पैसे वो खुद रख लेता था और अपने घर में ये कहकर देता था कि मैं नौकरी कर रहा हूं। खालू अब्बा के दामाद ने उन्हें बताया था। वो चीजें भी चुराकर बेच देता था और पैसे खुद रख लेता था। फिर मैं सारी कार्रवाइयां मिलाती गई कि कैसे उसने मेरा दूसरा शादी का इरादा बनाया। वाहिद के बहाने मुझे राजी कर लिया कि मैया को छोड़ दूं और फिर खुद से शादी की बात करने लगा। उसने मेरी सादा तबीयत और एतिमाद का फायदा उठाया। मुझे पागल बनाता रहा इतने दिन। पता नहीं क्या चाय में डालकर मेरा दिमाग माजूर कर दिया था। खालू अब्बा ने कहा, बेटी तुम इससे जान छुड़ाओ। उसने तो आज ही मुझे तुम्हारे बारे में क्या क्या बताया है और कहा था कि तुमको कह दूं कि करीम से शादी कर लो। मैं भी हैरान था, मगर चुप रहा कि तुमसे मिलकर समझाऊंगा कि बेटा बच्चू इससे। इतने में करीम बहुत खुश खुश अंदर आ गया। इसने कहा, चलो वापस चलते हैं। अब तुम खुश हो कि खालो अब्बा यही कह रहे हैं। बस अब तैयारी शुरू कर दी। मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था। मैं सदमे में थी कि कोई इंसान इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकता है, और वो भी उतने उरसे से। दिल चाह रहा था कि जान से मार दूं उसे, मगर मैंने बहुत सब्र से काम लिया। मैं घर गई और करीम को कुछ नहीं बताया। खामोशी से अपनी बेटी और बहनों को सारी रोदात सुनाई। सबके साथ मिलकर मंसूबा बनाया कि ऐसे नहीं छोड़ें गए उसे। एक दिन मैंने अपनी बहन और बहनोई को पहले से बुला लिया घर पर। करीम को कहा कि तुम आ जाओ, मैं तुमसे शादी के लिए राजी हूं। वो हवा में उड़ने लगा। जब वो घर आया तो मैंने घर का दरवाजा बंद कर दिया और बीच के कमरे में सबके सामने उसके करतौत खोल दिए। सब गुस्से से चलाते रहे। वो हाका बका रह गया कि क्या हो गया। मेरी छोटी बहन ने चप्पल उठाकर उसके मुंह पर खूब मारी कि तो हमें पागल बनाता रहा, खूब लौटा तुझे, और शादी करेगा तो बाजी से। उसके होश उड़ गए। अहमकों की तरह इधर उधर देखने लगा और मुआफियां मांगने लगा। जब देखा कि अब मामला हाथ से निकल चुका है तो जमीन पर बैठ गया और धाड़ें मार मार कर रोने लगा। मगर अब मैं उसकी उसलियत जान चुकी थी। बारह भला कहने के बाद, चप्पलें मारने के बाद उसे घर से निकाल दिया। वो लड़खड़ाते कदमों से चलता बना। वो दिन और आज का दिन वो नजर नहीं आया। मैंने घर बदल लिया और दुआ की कि कभी उससे सामना ना हो। अब मैं अपने मियाँ के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही हूं और नानी दादी भी बन चुकी हूं। अब तक हैरान होती हूं कि एक मुकार आदमी ने कैसा खेल रचाया था।